एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस सेशन में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और बच्चों मैं हूं आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। और आज की इस क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फ्रीडम, यानी कि आजादी। सभी को फ्रीडम के बारे में पता है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द राइट टू फ्रीडम भी दिया गया है हम सभी इंडियन सिटीजन को, वो भी एक बराबर रूप से। लेकिन बच्चों, आजादी, आई नो कि सबके हिसाब से आजादी अलग होती है, बट फिर भी क्या ये जो आजादी है हमको एक फुल फ्लेजेड तरीके से मिलती है? क्या जो भी हमारा मन आए हम उस चीज को करने के लिए आजाद हैं? तो क्या ये सही चीज है, क्या ये नहीं है? और फ्रीडम के ऊपर अगर कोई रुकावट लगाई जाती है, अगर कोई कंस्ट्रेंट लगाया जाता है, तो क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है? तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वील बी टॉकिंग अबाउट। हम इस आइडियल को एक बहुत ही फुल फ्लेजेड तरीके से अच्छे से समझेंगे। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, कौन सी नहीं लगती फ्रीडम के एक्सरसाइज पर, ऑल ऑफ दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। और फटाफट से पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे क्लास 11th के बिलीवर्स बैच की। तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए, आर्ट स्ट्रीम के लिए हम लोगों ने बच्चों बिलीवर बैच निकाला है, जहां पे आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं वो आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। और हमारा ये जो बिलीवर बैच है 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और साथ ही में बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लाइव सेशन, जूम सेमिनार्स के साथ ही साथ CUET लेवल क्लासेस भी इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो भाई सब्जेक्ट्स तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्लस CUET लेवल क्लासेस भी दी जाएंगी। सुपर 500 क्वेश्चंस का PDF भी आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ डिटेल में लेक्चर्स, टीचर के स्लाइड्स, वन शॉट लेक्चर्स के साथ साथ चैप्टर टेस्ट, चैप्टर नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये तो सारी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, उसी के साथ में बच्चों आप लोग हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो, क्योंकि 30 अप्रैल तक, ध्यान से सुनिएगा, 30 अप्रैल तक एक ऑफर है आप लोगों के लिए। अगर आप डाउटनेट की ऐप पर जाते हैं और बिलीवर्स कोड को लगाते हैं तो आपको ये कोर्स सिर्फ 3999 में मिल रहा है। पूरे साल का कोर्स सिर्फ 3999 में मिल रहा है बिलीवर कूपन कोड लगाने से। तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर इस कॉलिंग नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी गिवन है। तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि फ्रीडम होता क्या है। सबसे पहले कुछ महान हस्तियों द्वारा समझेंगे कि उनके हिसाब से फ्रीडम क्या था। ठीक है बच्चों, यहां पर जिस व्यक्ति की फोटो है वो है नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला सभी को पता है कहां से रिलेटेड है, हमारे साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। क्लास 9th में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी अपार्थीड सिस्टम की, है ना, सेग्रीगेशन पॉलिसीज की। किस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर जो व्हाइट यूरोपियंस थे उन्होंने आके अपना कब्जा जमा लिया था सारे ब्लैक लोगों पर, वो अपना शासन उन्होंने चालू कर दिया था और एक रेसिस्ट रेजीम आ गई थी जहां पे ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में वो डिस्टिंक्शन किया करती थी, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर होती थी। अब नेल्सन मंडेला जी के लिए फ्रीडम क्या थी जरा देखते हैं। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी कि बच्चों अपनी जो आत्मगाथा है, अपनी लाइफ की कहानी है, उसको लिखा और उसका नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अभी समझेंगे क्यों था ये नाम। हमको सभी को पता है अपार्थीड रेजिम चला करता था जो कि लोगों के बीच में भेदभाव करता था उनके रेस के बेसिस पर। उनके रेस मतलब रेस दौड़ने के बेसिस पर नहीं, रेस यानी कि बच्चों नस्ल, काले और गोरे के बीच में भेदभाव। ठीक है, तो काले और गोरे के बीच में भेदभाव होता था। काले लोगों के लिए अलग एरियाज थे, व्हाइट लोग अलग एरियाज में रहते थे। बसेस के अंदर व्हाइट लोगों के लिए सीट्स होती थी, ब्लैक लोगों को पीछे खड़ा होना पड़ता था। रोजा पार्क्स जी ने भी अपोज करा था इस पूरे रेजिम को। तो ये सारी चीजें थी। अब ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला जी ये सब देख रहे थे अपने देश में होता हुआ और उनको अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत से ब्लैक लोग इसको अपोज करते थे। तो नेल्सन मंडेला और उनके कलीग्स के लिए ये जो स्ट्रगल था इन अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स का, जो कि ब्लैक्स के ऊपर लगाई गई थी, उसको, इन सभी अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स को हटाने का बच्चों जो संघर्ष था, है ना, उसी संघर्ष, वो मतलब वही संघर्ष जो था उनको फ्रीडम तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए फ्रीडम क्या थी? अपार्थीड रेजिम के द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको हटाना, उनके लिए वो फ्रीडम थी कि ब्लैक्स और व्हाइट्स को बराबर राइट्स मिले, उनके लिए वो फ्रीडम थी। ठीक है, तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव, फ्रीडम इज वेरी सब्जेक्टिव। आपके लिए फ्रीडम अलग हो सकती है। सपोज किसी बच्चे को अपने घर में रात को बाहर नहीं जाने दिया जाता तो वो बोल सकता है कि यार मेरे लिए फ्रीडम है कि मेरे को रात को भी बाहर जाने दिया जाए, है ना। तो इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी सब्जेक्टिव।
कोई बोल रहा है कि यार मेरे पास, सपोज बच्चों बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं आज के टाइम पे जिनको उनके घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उनके लिए हो सकता है कि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, अधिकार तो है लेकिन पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर फ्रीडम ये हो जाएगी, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे मंडेला और उनके कलीग्स के लिए स्ट्रगल जो था इन अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स के खिलाफ, ये स्ट्रगल था टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स टू द फ्रीडम। तो जितनी भी रुकावटें उनके आजादी के रास्ते के बीच में आ रही थी, उन सभी रुकावटों को उन्हें हटाना था, इन सभी कंस्ट्रेंट्स को उनको हटाना था और फ्रीडम चाहिए थी उनको, ठीक है। तो इनके लिए फ्रीडम क्या था समझ में आया। दैट इज वाई बच्चों ये इन्होंने अपना टाइटल दिया था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आजादी को हासिल करने के लिए इन्होंने बहुत लंबा सफर तय करा है एक तरीके से। उसी के बाद हम लोग एक और शख्सियत की बात करते हैं, ये है ऑंग सान सू की। बच्चों ये एक हम बोल सकते हैं एक लीडर फैमिली को बिलोंग करती थी, ठीक है। और यहाँ पर म्यांमार में ऑंग सान सू की, वैसे इनका जो पढ़ाई लिखाई है वो भारत देश से हो रखी है, इनकी जो ग्रेजुएशन है वो भी लेडी श्री राम कॉलेज से हो रखी है। तो हम इनकी कहानी पढ़ते हैं। ये हाउस अरेस्ट में थी म्यांमार में, सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से ये सेपरेटेड थी, जुदा हो रखी थी। और उसी के साथ साथ इनके हस्बैंड जो हैं वो थे इंग्लैंड में, तो इनके हस्बैंड इंग्लैंड में थे और इनके हस्बैंड कैंसर से मर रहे थे। लेकिन फिर भी ऑंग सान सू की म्यांमार छोड़कर इंग्लैंड नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उन्हें ये डर था, उनके अंदर ये डर था कि अगर वो इंग्लैंड जाती हैं तो वो वापस म्यांमार नहीं लौट पाएंगी। और वो बच्चों अपनी आजादी को जोड़ती हैं अपने लोगों की आजादी से, म्यांमार के लोगों की आजादी से उन्होंने अपनी आजादी को जोड़ा है। तो ऑंग सान सू की बोलती हैं कि मेरे लिए फ्रीडम है द फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आजादी। कि डर ही तो था ना उनके मन में क्या था, डर था कि अगर मैं म्यांमार छोड़ के गई तो मैं म्यांमार वापस नहीं आ पाऊंगी। तो वो चाहती थी कि लोगों के अंदर ना एक डर से आजादी मौजूद होनी चाहिए, जहां पर लोगों के अंदर डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। तो जब आप डर से आजादी पालोगे ना, तब आप एक ट्रू सेंस में आजाद हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पर हम लोगों ने ऑंग सान सू की का या नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल लेके यही समझा है कि यार जो आजादी होती है वो हर किसी के हिसाब से अलग है। आप जिस कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हो, आपके साथ जो बीत रही है, उसके हिसाब से आपके लिए आजादी की डेफिनेशन आती है ना। कल को मुझे एक ट्रिप पे जाना है, मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने दे रहे, तो मेरे लिए तो आजादी ये है कि मुझे उस ट्रिप पे जाने दिया जाए, पंछी बनके से उड़ने दिया जाए, पिंजरा खोल दो, है ना। तो हर किसी के लिए आजादी अलग है। नाउ व्हाट इज फ्रीडम? दो चीजें यहां पर अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो फ्रीडम का मीनिंग हम ये एक्सप्लेन करेंगे, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहली चीज, आजादी का मतलब होता है कि जो कंस्ट्रेंट है, बच्चों कंस्ट्रेंट क्या है? रुकावटें, लिमिटेशंस, जो चीजें आपको रोक रही हैं, ठीक है। तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो बाधाएं हैं, अब जैसे मैं बताती हूँ, क्या मैं बोल रही हूं कि मुझे बाहर जाने दो, लेकिन मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि आपको 9 बजे से पहले घर आना है। तो मेरी जो बाहर जाने की आजादी है उस पर क्या एक कंस्ट्रेंट लग रखा है, क्या कि 9 बजे, रुकावट लग रखी है ना कि 9 बजे से पहले घर मुझे वापस आना है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स का एब्सेंस होना चाहिए, यानी कि कोई भी कंस्ट्रेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो एक्सपैंडिंग एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। और दूसरी चीज जो आजादी की डेफिनेशन में आती है वो ये है कि लोग अपने आप को खुलेआम व्यक्त कर सके, जो भी उनके मन में है, जो भी उनके ओपिनियंस है, बिलीव्स है, उनको खुलेआम व्यक्त कर सके, और साथ ही में अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके कि मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ में जो करना चाहती हूं वो करने को मिले मुझे, मेरे को कोई रोके ना। कि कल को अगर मैं कुछ भी लाइफ में परस्यू करना चाहती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कोई मेरे को रोके ना। अपना पोटेंशियल में जितना एक्सपैंड करना चाहती हूँ, सपोज मास्टर्स करना चाहती हूँ, पीएचडी करना चाहती हूँ, उसके बाद कोई नौकरी करना चाहती हूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ, कोई स्किल लर्न करना चाहती हूँ, तो उस चीज में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो वट एवर पोटेंशियल दैट यू वांट टू एक्सपैंड, आपको वो एक्सपैंड करने दिया जाए, अपना जितना आपको करना है, साथ ही में अपने आप को एक्सप्रेस करने दिया जाए, कंस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए। तो ये ना, लेकिन फिर भी बच्चों एक अधूरी चीज है, सारे कंस्ट्रेंट्स हटा देंगे क्या, कोई रुकावट नहीं होगी, तो ये तो गलत होगा। फिर तो लोग कुछ कहेंगे हमें तो फ्रीडम चाहिए मर्डर करने की, कोई कहेगा अरे हमें फ्रीडम चाहिए चोरी करने की। ऐसा नहीं होता है। कंस्ट्रेंट्स का एब्सेंस यहां पे लिखा है, लेकिन याद रखिएगा ओनली द जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट्स, एब्सेंस ऑफ absence of justified constraints, absence of unjust constraints.
जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट्स तो लगने ही चाहिए आपकी फ्रीडम पर, यानी कि जो सही कंस्ट्रेंट्स हैं वो तो लगने ही चाहिए, लेकिन जो अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स है, जो कंस्ट्रेंट्स ठीक नहीं है, उनको हट जाना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रीडम। मतलब कल को कोई आपको बोल रहा है कि यार आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, ठीक है, या फिर आप इस पार्क में बैठ नहीं सकते हो क्योंकि आप इस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो, या फिर आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हो, तो यू कैन नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल और यू कैन नॉट सिट इन द पार्क। तो ये जो कंस्ट्रेंट लगा है आपकी आजादी पर, ये तो एक काफी अनजस्ट कंस्ट्रेंट है। आप मेरे को कैसे रोक सकते हो इस चीज से? अनजस्ट है ना? तो ऐसे किसी भी अनजस्ट कंस्ट्रेंट का नहीं होना चाहिए। वो बात समझ में आई? साथ ही में अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को व्यक्त करने की, अपने पोटेंशियल को जितना आप काबिल हो लाइफ में अचीव करने के लिए, वो अचीव करने की ये सब आजादी मौजूद होनी चाहिए। तो एक फ्री सोसाइटी वही होगी जो कि सारे अपने मेंबर्स को एनेबल करती हो कि वो अपने पोटेंशियल को डेवलप करें विद अ मिनिमम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कम से कम हो, रुकावटें आपकी फ्रीडम पे कम से कम हो, आपकी फ्रीडम को रोकने वाली चीजें कम से कम हो, और आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने पोटेंशियल को एक्सपैंड करो। ठीक है, तो यहां तक एक समरी ले लेते हैं बच्चों। देखो, जब आप 11th की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, इट इज लाइक वेरी थ्योरेटिकल, और थ्योरी के अंदर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से जब एक टॉपिक कंप्लीट करें तो उसको समराइज करना काफी जरूरी है कि हमने उससे समझा क्या है। पढ़ने को बहुत लाइंस पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन समरी क्या है उस चीज की, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहां तक दो बातें हमको समझ में आई हैं। सबसे पहली कि फ्रीडम की जो डेफिनेशन होती है, फ्रीडम का जो मीनिंग होता है, वो हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ और चल रहा है और उसके लिए फ्रीडम का मतलब अपना है। ठीक है, तो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर एवरी पर्सन। नाउ व्हाट इज फ्रीडम? यहां पर हमने फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए दो चीजें बोली कि एक तो कंस्ट्रेंट्स, रुकावटें नहीं होनी चाहिए, यानी कि अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए, साथ ही में हम अपने आप को व्यक्त कर सके, अपने पोटेंशियल को एक्सपैंड कर सके, ये आजादी मिलनी चाहिए। तो एक फ्री सोसाइटी, एक आजाद सोसाइटी वही हो सकती है जहां पे हर सिटीजन को ये मौका मिलता है कि वो अपने पोटेंशियल को एक्सपैंड कर सके और उसकी आजादी पर मिनिमम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स लगे हों। अब बात यह आती है कि भाई कंस्ट्रेंट्स, ऑब्वियसली some level of some constraints are justified। जो जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट है, कल को भाई आप बोलो कि मम्मी पापा हमने तो ना एक चैप्टर पढ़ा है फ्रीडम, और आप लोग ना हमको घर से बाहर जाने के लिए रोकते हो, अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, ठीक है, अब हम बिल्कुल घर से बाहर निकल जाएंगे। तो यार ये तो नहीं है। आपके मम्मी पापा क्यों आपको घर से बाहर जाने के लिए रोकते हैं? क्योंकि दे आर कंसर्न्ड अबाउट योर सेफ्टी। अगर वो आपको बोलते हैं कि किसी टाइम तक घर वापस आ जाएं, तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये कंस्ट्रेंट एक जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट लग रहा है, क्योंकि हालात बाहर के खराब होते हैं, और अगर वो रोक भी रहे हैं तो इट इज लाइक फॉर योर सिक्योरिटी पर्पसेस, है ना। तो दैट इज वाई दे आर स्टॉपिंग यू, और कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट जस्टिफाइड लगेगा तो आप उनकी बात भी मानोगे। लेकिन अगर कोई कंस्ट्रेंट अनजस्टिफाइड लगेगा, कि कल को भाई तुम्हें कोई बोलता है कि आप लोग वही पार्क में बैठ नहीं सकते हो, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द पार्क, देन दैट इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, तो अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट्स फिर भी अगर आप हमारी आजादी पर लगाओगे तो हम खुलेआम मान लेंगे। रात को मैं 3 बजे जाकर क्या करूं, छत पे चढ़ जाऊं और वहां पर डीजे सिस्टम प्ले करने लग जाऊं। ठीक है, मैं बोल रही हूं मेरे को आजादी है, मेरे को आजादी जरूर है, लेकिन इस आजादी से मैं क्या कर रही हूं, इस आजादी से मैं दूसरों की आजादी को हैम्पर कर रही हूं। लोगों के सोने का टाइम है यार, ठीक है, तो एज अ सोसाइटी लोग उस चीज को गलत मानेंगे, है ना। सो व्हाइल आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट टू फ्रीडम, आई एम हैम्परिंग अदर पीपल्स राइट टू फ्रीडम, सो दैट इजंट राइट, दैट शुड नॉट बी डन, है कि नहीं। ठीक है, सो वेन एवर यू आर एक्सरसाइजिंग योर राइट, यू शुड नॉट हैम्पर द अदर पर्सन्स राइट, वो नहीं कर सकते। अगर अब ये कंस्ट्रेंट आप पे लग जाए कि यार आप 12 बजे के बाद तेज म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक सोसाइटी की वेलबींग के लिए वो कंस्ट्रेंट लगाया जा रहा है। अगर ये कंस्ट्रेंट लगे कि आप भाई किसी का मर्डर नहीं कर सकते, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि आप मर्डर जब कोई कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, दूसरे की राइट टू लाइफ छीन रहा है, तो आप किसी दूसरे का तो अधिकार नहीं छीन सकते ना। चोरी कर रहे हो तो वहां पर भी आप दूसरे का अधिकार छीन रहे हो, सेफ्टी का, तो दिस इज नॉट राइट। ऑब्वियसली जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट्स लगना बिल्कुल सही है, अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल ठीक नहीं है। अब कंस्ट्रेंट 3 टाइप के लग सकते हैं।
एक कंस्ट्रेंट है हमारा डोमिनेशन और एक्सटर्नल कंट्रोल से जो आता है, यानी कि बच्चों जैसे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया पे आके कब्जा कर लिया, फिर इंडिया के ऊपर वो लोग क्या करने लगे, इंडियंस के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाने लग गए, तो दैट इज नॉट राइट। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर व्हाइट यूरोपियंस आए, उन्होंने बेफालतू में आके साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया और उसके बाद ब्लैक्स के ऊपर ही वो कंस्ट्रेंट लगाने लग गए कि ब्लैक्स इस एरिया में रहेंगे, ब्लैक्स जो है इन जगहों पे एंटर नहीं कर पाएंगे, ब्लैक्स जो है उनको बस में पीछे खड़ा रहना है, ब्लैक्स इस जगह पब्लिक प्लेस में एंटर नहीं कर सकते। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स जो कि आप पे लगाए गए जब एक बाहर की पावर आई, एक्सटर्नल कंट्रोल हुआ और वो पावर डोमिनेट करने लग गई। तो दोज आर ऑब्वियसली, दीज कंस्ट्रेंट्स आर ऑब्वियसली अनजस्ट, है ना, अन्याय हुआ है आपके साथ एक तरीके से, तो वो तो आप नहीं झेलोगे, अन्याय नहीं झेलेंगे। नेक्स्ट है सोशल इनइक्वालिटी की वजह से जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे सामाजिक रूप में असमानता है। अगर जैसे बच्चों हम अगर बात करें कि एक टाइम पर इंडिया के अंदर क्या था, इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, जहां पर जो अपर कास्ट लोग होते थे वो लोअर कास्ट लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा उनका शोषण किया करते थे, उनको जो है कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, उनके टच तक को अपवित्र माना जाता था, उनको पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाने दिया जाता था, उनको टेंपल्स में नहीं घुसने दिया जाता था। तो ऑब्वियसली ये जो सोशल इनइक्वालिटी की वजह से भी जो कंस्ट्रेंट्स लगते हैं, दीज कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स। फिर आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता, जहां पर आप क्या कर रहे हो कि अमीर और गरीब में भेदभाव कर रहे हो, अमीरों के ऊपर कंस्ट्रेंट्स नहीं लग रहे, गरीबों के ऊपर, चीजों के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लग रहे हैं। तो ये भी कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये भी काफी अनजस्ट कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के कंस्ट्रेंट्स या अनजस्ट हैं। तो फिर जस्टिफाइड क्या है? ओके, बट स्टिल वी से कि वी नीड कंस्ट्रेंट्स, हमें कंस्ट्रेंट्स फ्रीडम पे चाहिए। एक एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे सकते आप किसी को, पूरी खुली आजादी जो मन में आए कर लो, नहीं। We need constraints or else it would lead to chaos। बहुत ही chaotic situation हो जाएगी, उथल पुथल मच जाएगी, चीजें खराब हो जाएंगी अगर आप constraints नहीं लगाओगे तो। Differences may exist between people, they may have conflicting ambitions, people around us ready to fight for all kinds of reasons ranging from serious to the trivial। Every society needs some mechanism to control the violence and settle the dispute। बच्चों लोग जो है ना वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं और लोग जो है हमेशा लड़ने को एक दूसरे से तैयार रहते हैं। आप लोगों ने रेड लाइट पे ही ये चीज देखी होगी, हल्का सा भाई रेड लाइट ऑन होती है, कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, पीछे वाली गाड़ी वाले निकल के उसको ऐसे गालियां सुनाने लगेंगे, है ना। तो वहीं पे इतनी छोटी सी बात पे अगर लोग लड़ते हैं तो छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक लोग लड़ाई कर सकते हैं, मार धाड़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, है ना, सोसाइटी के अंदर अकेला इंसान नहीं रह रहा। आप घर पे अकेले हो, आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप 4 लोगों में बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में, तो यू हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, यू हैव टू बिहेव अ सर्टेन वे। तो यहाँ वही बात हो रही है कि सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वी नीड constraints, we need certain constraints। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि लोग जो हैं हमारे आसपास वो हर रीजन की वजह से लड़ने को तैयार रहते हैं। एक छोटे से छोटे रीजन को ले लो, एक बड़े से बड़े रीजन तक, दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। एंड देयरफॉर हर सोसाइटी के अंदर, हर समाज के अंदर हमको कुछ मैकेनिज्म चाहिए ताकि वायलेंस जो है, ताकि हिंसा जो है उसको कंट्रोल किया जा सके और जो डिस्प्यूट्स हैं और जो लड़ाइयां हैं उनको सेटल किया जा सके। ठीक है, Ideally, in a free society, we should be able to hold our views, develop our own rules of living, pursue our choices। The creation of such a society requires that we be willing to respect differences of views, opinions and beliefs। Ideally, अगर देखा जाए तो अगर एक फ्री सोसाइटी आप बोल रहे हो कि फ्री सोसाइटी बनानी है, तो वहां पर तो सबके अलग अलग व्यूज होंगे, सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, लोग खुद से अपने रूल्स ऑफ लिविंग कि किस तरीके से उनको रहना है उसको फॉर्म करेंगे, खुद से उनको क्या परस्यू करना है लाइफ में, क्या करना है लाइफ में, वो खुद से देखेंगे, उनकी क्या चॉइसेस होंगी। लेकिन अगर एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी है, अगर एक ऐसा समाज बनाना है, तो फिर इंसान को भी उतना मेच्योर होना चाहिए कि वो अगर मान रहा है कि भाई मेरा व्यू तो ठीक है, मैं अगर ये मानती हूं तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई दूसरी चीज मानता है, अगर कोई दूसरा मेरे व्यू के खिलाफ है, तो वो भी अपनी जगह ठीक है। Like you should be mature enough to respect the different views that exist in the society, although you might feel कि यार your view is the best, we are not denying that, but yes, you should be mature enough to actually understand कि the other person's view also holds as much importance as your view holds, right? है ना? तो यहाँ पे वही बात है। बट उतने मेच्योर क्या हम लोग हैं?
नहीं है ना, हम है ही नहीं भाई। तो एक इंडिविजुअल जो है can think that a strong commitment to our beliefs requires that we must oppose all those who differ from or reject our views. We see their views, way of living as unacceptable or even undesirable. लेकिन भाई ये तो आइडियलिस्टिक बात हो गई थी। अब जरा हकीकत पे आते हैं। हकीकत में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल ये सोचता है कि मैं सही हूं और बाकी सारे लोग जो मेरे व्यूज और मेरे ओपिनियंस के खिलाफ हैं वो सारे लोग गलत हैं, और इस वजह से इन लोगों को हमारे साथ रहना ही नहीं चाहिए, है ना। अनएक्सेप्टेबल मानते हैं उनके व्यूज को, अनडिजायरेबल मानते हैं, उनका जीने के तरीका गलत लगता है हमको। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऑब्वियसली हम लोगों को पॉलिटिकली और लीगली कुछ कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रेंट्स चाहिए ताकि ऐसे डिफरेंसेस जो हैं इनको डिस्कस करा जाए, डिबेट करा जाए विदाउट वन ग्रुप फोर्सिबली इम्पोजिंग इट्स व्यूज ऑन दी अदर्स। तो बात कुछ ऐसी हो रही है कि गाइस एक सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर ना एक इंसान नहीं रहता है, समाज है वो, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर उस समाज के अंदर कुछ रीजनेबल कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो वो समाज काफी केओटिक हो जाएगा, वहां काफी मसले हो जाएंगे, वहां काफी लड़ाइयां हो जाएंगी, वायलेंस हो जाएगी। ठीक है, आइडियलिस्टिकली तो लोग ऐसे होने चाहिए कि उनको वो मतलब अपने व्यू को रिस्पेक्ट करते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन सभी के व्यूज को रिस्पेक्ट करें तो वो लोग हार्मनी में पीसफुली जी सकते हैं। बट होता नहीं है ये, लोग ऐसा मानते हैं कि मैं सही हूं और मेरे खिलाफ जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है, इस इंसान को तो यहां से भगा दो, इसको दूर ले जाओ, है ना। बट ऐसा नहीं होता है। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे सोसाइटी में जहां पर लोग लड़ने को झगड़ने को तैयार हैं, ऐसी सोसाइटी में कुछ लीगल मेजर्स होने चाहिए, कानूनी तौर पर कुछ मेजर्स होने चाहिए, राजनीतिक तौर पर कुछ मेजर्स होने चाहिए जो कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट करें, उनको एक लॉ एंड ऑर्डर की सोसाइटी में रखें ताकि लोग एक्सट्रीम में ना जाएं। साथ ही में ऐसी सोसाइटी में रखें जहां पे कोई एक तबका अपनी मेजॉरिटी के बेसिस पर या अपनी पावर के बेसिस पर दूसरों पर दबाव ना बनाए, सब इक्वली उस सोसाइटी में रह सके, सबके व्यूज, सबके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करा जाए, सबको जो है बराबर रूप में इज्जत दी जानी चाहिए। इसके बाद हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल लेकर आते हैं एक हार्म प्रिंसिपल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल एक ऐसे लिखते हैं ऑन लिबर्टी, और यहां पर लेकर आते हैं वो हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, इन्हें जैसे ऑन लिबर्टी कॉल पॉलिटिकल थ्योरी दी हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल, हार्म क्या होता है, नुकसान। किसका नुकसान, अब यहां पर बताएंगे किसको नुकसान हो रहा है। सबसे पहले बच्चे यहां पर आ गए हैं एक्शंस, दो टाइप के एक्शंस, एक होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, एक होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब है ऐसे एक्शंस जिनके कॉन्सिक्वेंसेस, जिनके जो नतीजे हैं वो सिर्फ आप ही तक लिमिटेड हैं। अदर रिगार्डिंग एक्शंस हो गए जिनके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों तक लिमिटेड हैं। मतलब मैं हेडफोन्स लगाकर तेज वॉल्यूम पे गाना सुन रही हूं, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरा जो एक्शन है, दिस इज माई चॉइस कि मेरे को तेज वॉल्यूम पे गाना सुनना है, इससे मेरे कान खराब हो रहे हैं लेकिन फिर भी मैं गाना सुन रही हूं। कल को मेरे कान खराब होंगे, लेकिन वो जो कॉन्सिक्वेंस है हेडफोन्स पे गाना सुनने का, वो एक सेल्फ रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंस है। ये सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहेगा, किसी और के तो कान नहीं खराब करे ना मैंने, सिर्फ मेरे कान खराब हुए हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। वहीं पे अगर मैं क्या कर रही हूँ, वही 3 बजे छत पे जाके डीजे प्ले कर रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, क्या ये सिर्फ मेरे को इंपैक्ट कर रही है सिचुएशन, नहीं, ये मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी नींद बर्बाद कर रही है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल एक बड़ी सिंपल सी बात बोलते हैं भाई, कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है ना, यहां पर अगर आप हार्म पहुंचा रहे हो, यहां पर अगर आप नुकसान कर रहे हो तो सिर्फ अपना कर रहे हो, किसी और को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप अदर रिगार्डिंग एक्शंस कर रहे हो, जहां पे आपके एक्शन से किसी दूसरे को प्रभावित किया जा रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहां पर इंटरवेंशन की जरूरत है। वहां पर बाहरी कोई पावर आनी चाहिए जो कि इंटरवीन करे और आपके उस एक्शन को सुधारे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट वगैरह आए और उस सिचुएशन में आपको रोके कि अगर आप डीजे वीजे प्ले करो तो गवर्नमेंट का ये काम बनता है, जैसे पुलिस वगैरह आए और वो आपको रोके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ठीक है, सो आई होप ये बात एकदम क्लियर है, सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शंस वाली। नाउ ये आर्ग्यू करते हैं दैट विद रिस्पेक्ट टू एक्शंस चॉइसेस दैट अफेक्ट ओनली वन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस द स्टेट और एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर। कि अगर आपका एक्शन सिर्फ आप ही तक सीमित है, आप ही को ही प्रभावित कर रहा है, तो फिर कोई भी जो एक्सटर्नल अथॉरिटी है, जैसे कि
गवर्नमेंट हो गई, स्टेट हो गया, पुलिस वगैरह, ये सब कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आपका एक्शन है जो कि दूसरों को हार्म पहुंचा रहा है, दूसरों को प्रभावित कर रहा है, तो फिर तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का होना बनता है। फिर तो गवर्नमेंट, फिर तो पुलिस, लॉ ऑर्डर आप लोगों को आके रोकेगा ही रोकेगा। उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। In this case, it is the state which can constrain a person from acting in a way that causes harm to someone else. Freedom should be constrained only in special circumstances. तो वो बोलते हैं कि स्टेट है जो कि कंस्ट्रेन कर सकता है पर्सन को कि वो किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचाए। भाई जो करना है करो, लेकिन जब तक वो तुम तक सीमित है तब तक करो, दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है तो मत करो, ठीक है। और फ्रीडम, वो बोलते हैं फ्रीडम एक बहुत आइडियल चीज है। हम लोगों ने फ्रीडम के लिए संघर्ष करे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रीडम के लिए लोगों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो फ्रीडम इज समथिंग जिसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स या जिसके ऊपर रुकावटें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही लगनी चाहिए। बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जहां पर आपकी फ्रीडम को रोका जाए या कंस्ट्रेन करा जाए। अब यहां पर वो माइनर हार्म बोलते हैं कि अगर एक छोटा सा कोई माइनर हार्म हो रहा है, जैसे मैंने दोस्त का पेन चुरा लिया, ठीक है, ऑब्वियसली दोस्त को हार्म पहुंचा, वो अपना पेन ढूंढने जा रहा है, मैंने पेन चुरा लिया है, बट ऑब्वियसली इस चीज में आप क्या करोगे? क्या मतलब उस बच्चे को आप अरेस्ट करके ले जाओगे? नहीं ना। तो ये तो बहुत माइनर हार्म है, बहुत कम नुकसान है। तो ऐसे नुकसान में सिर्फ एक सोशल डिसअप्रूवल होना चाहिए कि सोसाइटी को मिलकर, मतलब अब उस बच्चे को समझाएंगे कि भाई चोरी करना गलत बात है, ये सब मत करो, है ना, 2-4 थप्पड़ लगा देंगे। सोशल डिसअप्रूवल ही रिक्वायर्ड है ऐसे केस में। और यहाँ पर कानूनी तौर पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए, केस नहीं होना चाहिए। जैसे डीजे वाली भी बात देख लो यार, गाना बजाया है, कोई नहीं, एक दिन नींद खराब हो गई, बट इट्स नॉट समथिंग कि लोगों की प्रॉपर्टी नहीं लूट ली है ना, कोई बहुत मेजर हार्म नहीं हुआ है, ठीक है, तेज बज गया गाना, थोड़े बहुत लोग उठ गए, थोड़े सोए रहे, उनको फर्क नहीं पड़ा, तो ये एक माइनर हार्म है। माइनर हार्म में सिर्फ एक सोशल डिसअप्रूवल जरूरी है, जहां पे लोग उसका मिलकर बहिष्कार करें कि भाई डोंट डू दिस, दिस इज लाइक डिस्टर्बिंग ऑल ऑफ अस एंड लिमिट दैट पर्सन। बट अगर वो मेजर हार्म है, मेजर हार्म को तो भाई टॉलरेट मत करो। छोटे छोटे हार्म है उनको टॉलरेट लोग कर सकते हैं, अपने व्यूज ओपिनियंस दे सकते हैं, और अगर वो बहुत मेजर हार्म नहीं हो रहा है तो उसको खुद से ही सोसाइटी कंट्रोल करके रख सकती है। बट such tolerance need not be extended to views, actions that may put people in danger or foment hatred against them. लेकिन ऑब्वियसली अगर आप लोग क्या कर रहे हो, हेट स्पीच दे रहे हो, गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत मास सेक्शन का ओपिनियन अगेंस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर किसी को बदनाम कर रहे हो, किसी के खिलाफ बहुत गलत बोल रहे हो, सोसाइटी का व्यू खराब कर रहे हो, तो उस केस में ऑब्वियसली कोई बर्दाश्त नहीं करेगा आपके व्यूज को, आपके ओपिनियंस को भी। व्यूज और ओपिनियंस भी एक सीमा तक ही बर्दाश्त किए जाएंगे, उसके बाद नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चों, in the constitutional discussions the term used for such justifiable constraints is reasonable restrictions. इसी वजह से बोला जाता है कि आपकी फ्रीडम के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, यानी कि आप रीजन से बोल सको, एक बहुत जस्टिफाइड उसके पीछे आप लॉजिक दे सको कि हाँ इस चीज को इसलिए रोका गया है, इस फ्रीडम पर इस वजह से ये रोक लगाई गई है, ठीक है। दैट इज द होल पॉइंट ओवर हियर। नाउ अब जो है हम लोग 2 टाइप की लिबर्टी, 2 टाइप की फ्रीडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक होगी नेगेटिव लिबर्टी, एक होगी पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने क्या समझा कि कंस्ट्रेंट्स जो फ्रीडम पे लगते हैं वही कंस्ट्रेंट्स लगाने चाहिए जो रीजनेबल कंस्ट्रेंट्स हो। हार्म प्रिंसिपल को समझा, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस तक किसी का कोई लेना देना नहीं है। अदर रिगार्डिंग एक्शंस में एक्सटर्नल अथॉरिटीज इंटरफेयर कर सकती हैं अगर आपके एक्शंस दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उस नुकसान में भी 2 टाइप के नुकसान आते हैं, एक माइनर हार्म, एक मेजर हार्म। मेजर हार्म में लीगल एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन अगर माइनर हार्म है जिसको मतलब जिसमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है किसी को, तो उसको एक सामाजिक रूप से भी उस चीज का बहिष्कार किया जा सकता है और उस व्यक्ति को या उस ग्रुप को सुधारा जा सकता है। लेकिन हेट स्पीच वगैरह ये सब चीजें थोड़ी बड़ी चीजें हैं, तो यहां पर कोई भी व्यूज ओपिनियंस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को हम लोग समझने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये सारा पहले ही पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। नेगेटिव लिबर्टी डिफाइंस एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड बी इनवायलेबल, इन विच ही और शी कुड डू, बी, बिकम व्हाटएवर ही और शी विश टू डू, बी और बिकम, ठीक है। दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर,
Negative liberty tradition argues for an inviolable area of non-interference in which the individual can express himself or herself. If the area is too small, then the human dignity gets compromised. It is concerned with explaining the idea of freedom from. Okay. क्या बोल गई मैम, पता नहीं, है ना। देखिए बच्चों, नेगेटिव लिबर्टी ये बोलती है कि हर एक व्यक्ति का ना एक एरिया है, एक दायरा है, जहां पे उस व्यक्ति को आजादी है कुछ भी करने की। फ्रीडम फ्रॉम दिस दैट एवरीथिंग, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एवरीवन। तो दिस इज दैट एरिया। और ये एरिया बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि आपको 2-4 फ्रीडम मिल जाए, नहीं, ये एरिया अच्छा खासा होना चाहिए जहां पर कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकती। मतलब एक मेरा प्राइवेट स्पेस जहां पे मैं कुछ भी चाहूं तो कर सकती हूं, वहां पर किसी का लेना देना नहीं होना चाहिए मुझसे। सिंपल सी ये बात है कि एक दायरा होना चाहिए हर इंडिविजुअल का, ठीक है, जहां पे कोई भी बाहरी अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, जहां पे वो व्यक्ति कुछ भी जो उसके मन में है, जो जैसे भी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना चाहता है कर सकता हो, ठीक है। वहीं पे पॉजिटिव लिबर्टी क्या बोलती है? पॉजिटिव लिबर्टी recognizes that one can be free only in the society and not outside it, and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual. पॉजिटिव लिबर्टी पॉजिटिव सेंस में है। पॉजिटिव लिबर्टी बोलती है कि इंडिविजुअल एक अकेला कोई व्यक्ति नहीं है जो रह रहा है ना समाज में, वो एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो वो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वो एक सोसाइटी में रहता है जहां पे एक इंडिविजुअल का दायरा है तो दूसरे का भी दायरा है और तीसरे का भी दायरा है ना। तो पॉजिटिव लिबर्टी बोलती है कि एक व्यक्ति को सामाजिक रूप में देखना चाहिए, सामाजिक विज्ञान ही है ये, है ना, सामाजिक रूप में देखना चाहिए। और सोसाइटी इस तरीके से होनी चाहिए, सोसाइटी इस तरीके की होनी चाहिए कि वो हर व्यक्ति को एनेबल करे, ठीक है, उसको आगे बढ़ने दे, उसको डिवेलप होने दे, उसको मौका दे कि वो डेवलप हो पाए। Negative liberty not concerned with the conditions in the society outside this area as such, but positive liberty is concerned with looking at the conditions of the nature of the relationship between individual, society and of improving these conditions such that there are fewer constraints to the development of the individual personality. अब obviously positive liberty में ये भी बोला जाता है कि ये जो व्यक्ति है वो इसके दायरे में ना घुस जाए या ये व्यक्ति इसके दायरे में ना घुस जाए, सबको अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करने दो, बट यस एक्सरसाइज इट इन अ वे that you are not restraining someone else's freedom। वही वाली बात है कि आप अपनी फ्रीडम अपने दायरे में रह के एक्सरसाइज करो, लेकिन इस तरीके से मत एक्सरसाइज करो कि आप किसी दूसरे के दायरे में भी घुस गए और वहां पे आपने उसकी फ्रीडम को छीन लिया है। तो जो समाज है उसके अंदर ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए कि हर किसी को मौका मिल रहा है उसकी फ्रीडम और लिबर्टी को एक्सरसाइज करने का, और ऐसी कंडीशंस है जहां पे हर व्यक्ति अपने पोटेंशियल को डिवेलप कर पा रहा है। बच्चों आपने 2 चीजें पढ़ी थी, है ना, फ्रीडम की डेफिनेशन में। एक चीज आपने पढ़ी थी कि फ्रीडम में क्या होना चाहिए, फ्रीडम में एक एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए, रुकावटें नहीं होनी चाहिए फ्रीडम के ऊपर, है ना। तो नेगेटिव लिबर्टी पर्टिकुलरली उस एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स की बात करती है कि एक हर इंडिविजुअल का एक दायरा है जहां पे कोई बाहर से हमारे साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता, जहां पे हम कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स की बात करती है नेगेटिव लिबर्टी। वहीं पे जब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो पॉजिटिव लिबर्टी टॉक्स अबाउट दी नेक्स्ट पॉइंट क्या था उसमें, फ्रीडम में, फ्रीडम की डेफिनेशन में, कि इंसान के पास यह आजादी होनी चाहिए कि मतलब वो अपनी फ्रीडम को और ज्यादा वो अपने पोटेंशियल को और ज्यादा एक्सपैंड कर सके, अपने आप को और ज्यादा आगे लेकर जा सके, डेवलप कर सके, तो उसके लिए उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। और बेसिकली पॉजिटिव लिबर्टी यही बात करता है कि आप एक सामाजिक प्राणी हो, ठीक है, आपका एक दायरा है, दूसरे का भी एक दायरा है फ्रीडम एक्सरसाइज करने का, बट यस समाज के अंदर ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जो कि आपको एनेबल करे, जो कि आपको और आगे लेकर जाना चाहे, जो कि आपको पोटेंशियल एक्सपैंड करने के लिए आपको पुश करें, ठीक है। सो दैट शुड बी द थिंग। और आप इस तरीके से अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करो कि आप दूसरे की फ्रीडम को नुकसान ना पहुंचाओ। Individual should develop his or her capability, must get the benefit of enabling positive conditions in material, political, social domains. Arguments of positive liberty are concerned with explaining the idea of freedom too. Generally, they both go together, support each other, but it can happen that tyrants justify. Okay, so simple सी चीज है कि एक इंडिविजुअल जो है, एक व्यक्ति जो है, उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सके हर सेंस में, मटेरियल सेंस में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, हर रूप में। तो उसके ऊपर वो रुकावटें नहीं होनी चाहिए। और
पॉजिटिव, देखो नेगेटिव लिबर्टी बोलता था फ्रीडम फ्रॉम, कि फ्रीडम फ्रॉम दिस दैट एवरीथिंग, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी बोलता है फ्रीडम टू, तो ये थोड़ा लिमिटेड है कि फ्रीडम टू डू दिस, फ्रीडम टू डू दैट, एक्सट्रीम सेंस में नहीं है। वहीं पर कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो टायरेंट्स होते हैं, they justify their rule by invoking the arguments of पॉजिटिव लिबर्टी। कभी कभी बच्चों जो टायरेंट्स होते हैं, जो शासक होते हैं, वो अपने रूल को जस्टिफाई कर लेते हैं पॉजिटिव लिबर्टी का नाम देकर, कि हम तो ये लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, कि हम उनके फ्रीडम पे कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हैं सोसाइटी के फेवर में, बट ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ अपने रूल को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब जो लास्ट चीज आती है वो है बच्चों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार। क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम लोगों को एक एब्सोल्यूट सेंस में मिला है कि किसी भी तरीके से हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, या क्या इस पे थोड़ी बाधाएं हैं? तो चलिए समझते हैं। Some years ago, Deepa Mehta, a filmmaker, wanted to make a film about widows in Varanasi. It sought to explore the plight of the widows. There was a strong protest from a section of the polity who felt that it would show India in a very bad light, who felt that it was being made to cater to the foreign audiences, who felt it would bring a bad name to the ancient town. They refused to allow it to be made, and as a result, it could not be made in Varanasi. It was subsequently made elsewhere. So यहाँ पर freedom of expression ये बोल रहा है, व्यक्त करने का अधिकार बोल रहा है। तो दीपा मेहता एक फिल्म मेकर है और वो एक मूवी बनाना चाहती थी जहां पे वो जो दिक्कतें वाराणसी की विधवा औरतों को फेस करनी पड़ती है उसके ऊपर बनाना चाहती थी। लेकिन बच्चों एक बहुत बड़ा सामाजिक तबका था जिन्होंने ये बोला कि अगर आप ये मूवी बनाओगे तो इंडिया एक बहुत गंदी इमेज इंडिया की दिखेगी, कि इंडिया में मतलब ये सब होता है, बहुत बैड लाइट में इंडिया को दिखाएगा। और लोगों को ये भी लगा कि ये मूवी ना एक तरीके से फॉरेन ऑडियंसेस को खुश करने के लिए बनाई जा रही है, लेकिन इससे हमारे इंडिया का ही नाम खराब होगा और जो वाराणसी जैसा पवित्र स्थल है मतलब उसका नाम खराब होगा। तो इस वजह से इन लोगों ने मना कर दिया कि ये मूवी वाराणसी में नहीं बन सकती और इसी वजह से ये मूवी कहीं और बनाई गई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार दीपा मेहता को तो राइट मिलना चाहिए था कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करे अपने आप को, लेकिन वहीं पे एक कंस्ट्रेंट लोगों द्वारा लगा दिया गया, समाज द्वारा लगा दिया गया, जहां मतलब जिसकी वजह से उनकी मूवी नहीं बन पाई, जो कि जस्टिफाइड है। क्योंकि बच्चों लोग एक तरीके से मतलब आप क्या कर रहे हो, आप यू आर नॉट इन्वॉल्व, ये आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं है, आप बहुत सारे लोगों के मतलब दिस इज ऑब्वियसली एन अदर रिगार्डिंग एक्शन जहां पे बहुत सारे दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनका टाउन इन्वॉल्व है, उनके जज्बात जुड़े हुए हैं उस चीज से, तो यू कैन नॉट डू दैट टू पीपल, है ना। ऐसे बहुत बारी हुआ है, जैसे पद्मावत मूवी की भी अगर हम बात करें तो लोगों के जज्बात जुड़े थे उस चीज से और तभी प्रोटेस्ट वगैरह होता है इन सब चीजों के खिलाफ। और उन केसेस में अगर लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं, किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा होता है आपके एक्सप्रेस करने से चीजों को, तो ऑब्वियसली उस फ्रीडम पर भी रोक लगा दी जाती है ना। ऑब्वियसली इंटायरली चीज को बैन नहीं किया जाता बट सेंसर कर दिया जाता है कुछ चीजों को, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज हम लोग देखेंगे। Similarly, Ramayana, the book Ramayana retold by Aubrey Menon, satanic verses by Salman Rushdie, banned after protest from some sections of society. तो कुछ बुक्स को तो बैन भी कर दिया गया क्योंकि कुछ सोसाइटी के सेक्शंस खुश नहीं थे उस चीज से, उनके हम बोल सकते हैं जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है या स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन होता है उसको हानि पहुंच रही थी। तो लोगों को वो चीज मतलब हमारे भगवान के बारे में मत बोलो, हमारे शहर के बारे में मत बोलो, तो बच्चे लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं और अगर कोई उनके खिलाफ बोल रहा होता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। लास्ट टेम्पटेशन ऑफ द क्राइस्ट, द प्ले मी नाथुराम बोल्टे वर ऑल्सो बैंड एंड हेंस, पर पता है बैन करना इंटायरली किसी चीज को गलत है, तो फिर तो मतलब आप पूरी चीज बैन कर दिया आपने, खत्म, है ना। दैट शुड नॉट हैपन। एंड अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई रुकावट डालनी है तो आप सेंसर कर दो। सेंसर करना है स्टिल बेटर, कि जो चीज गलत लग रही है, पूरी चीज तो गलत नहीं होगी, जो जो चीजें जो पार्ट्स गलत लग रहे हैं उनको सिर्फ सेंसर कर दो, उनको हटा दो, ठीक है, बाकी चीज को रहने दो। लाइक डोंट डू अवे विद द इंटायर थिंग, पूरी चीज को बैन मत करो। बैन तो बैन होता है ना, कि मैंने एक मूवी को बैन कर दिया दैट मीन्स वो मूवी रिलीज ही नहीं हो पाएगी, आ ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर उस मूवी के कुछ हिस्से हैं जो कि मेरे को बहुत आपत्तिजनक लग रहे हैं, जो कि गलत लग रहे हैं, तो उन हिस्सों को ही मैं सेंसर कर दूंगी। कि सपोज उसमें कोई गाली दी है तो उस गाली को सेंसर कर देंगे, वो आएगी नहीं फिर उस मूवी में। कोई सीन गलत है तो उस सीन को हटा देंगे। तो इस तरीके से सेंसर करना है स्टिल बेटर, वो वाला कंस्ट्रेंट फिर भी जस्टिफाइड है बट नॉट बैनिंग थिंग्स। ओके सो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो फ्रीडम चैप्टर है वो हो गया है समाप्त।
वन शॉट में हमने कंप्लीट कर लिया है। और कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन हम लोग बच्चों अपने बिलीवर बैच में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो फटाफट से आइए यार, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स एक बहुत ही अच्छे ऑर्डर में पढ़ाए जा रहे हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, और एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम लोगों ने आपके लिए स्पेशली ह्यूमैनिटीज का कोर्स निकाला है। पूरे साल का कोर्स है, काफी नॉमिनल प्राइस में। तो जाइए कोर्स को खरीदिए, और मिलते हैं हम लोग इन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय।